हाँ जी, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट जो टॉपिक था वो हमने अपलोड किया है और फर्स्ट ग्रेड में अभी महाराजा सूरजमल से क्वेश्चन बना था और फर्स्ट ग्रेड का जो बी श्रेणी का पेपर हुआ था उनके पेपर में महाराजा सूरजमल से क्वेश्चन आया है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी अहम है क्योंकि आपको इतना विस्तार से शायद ही पढ़ने को मिले। देखिए हम सेकंड में करते हैं कि महाराजा सूरजमल के लिए 1761 के आसपास का जो समय होता है ये काफ़ी संघर्ष का था, काफ़ी संकट का था। (1761) के आसपास का समय काफ़ी संकट का होता है। अच्छा, आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ था कि इस काल को हम संकट का काल बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटित होती है। देखो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना अगर आप लोग मानोगे, एक तो क्या है अब्दाली के आक्रमण, और दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना इसके साम्राज्य में हुई वो है मराठों के आक्रमण। तो अब्दाली के आक्रमणों ने निश्चित रूप से जाट साम्राज्य को परेशान किया और इसके अलावा मराठों के आक्रमणों ने भी जाट साम्राज्य को परेशान किया। स्वाभाविक है, जब आपके ऊपर आक्रमण होगा चाहे आप कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। कब होती है? जब अब्दाली के आक्रमण होते हैं और मराठों के आक्रमण इस क्षेत्र पर होते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब्दाली जो है कि प्रथम आक्रमण करता है और जाट क्षेत्रों पर आक्रमण होते हैं। अब्दाली के द्वारा फरवरी 1757 को जाट क्षेत्रों पर अब्दाली के हमले होते हैं। ठीक है, तो अब्दाली भारत आया और भारत आने के बाद फरवरी 1757 को सूरजमल के साम्राज्य क्षेत्र को निशाना बनाया जाता है और आक्रमण कर दिया जाता है। ये एक बड़ा संकट का समय होता है। अब्दाली ने बल्लभगढ़, ठीक है, ये पास में ही पड़ता है, बल्लभगढ़ व मथुरा पर आक्रमण किए। कहाँ पे आक्रमण किया? बल्लभगढ़ पे आक्रमण किया, फिर कहाँ पे आक्रमण किया? मथुरा पे आक्रमण किया। और जब दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण हुए तो कुछ समय तक तो जाट सेना ने बल्लभगढ़ को बचा के रखा, लेकिन सबसे पहला आक्रमण बल्लभगढ़ पे हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद बताते हैं 8 या 9 दिन का जब संघर्ष इन दोनों सेनाओं के बीच में होता है तो बल्लभगढ़ को जाट सेना जो है वो हार जाती है और बल्लभगढ़ किसके अधीन चला जाता है? बल्लभगढ़ अब्दाली के अधीन चला गया था। किसके अधीन चला गया था? अब्दाली के अधीन चला जाता है। और जब अब्दाली के अधीन चला गया तो उसके बाद मथुरा पे आक्रमण हुआ और मथुरा जो है तुमको पता है सांस्कृतिक क्षेत्र था, धार्मिक क्षेत्र था। हिंदू जो हैं इनका काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका जो है वो मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। तो बहुत सारे साधु श्रद्धालु इस क्षेत्र पर आते रहते थे। तो इन दोनों क्षेत्रों पर जब आक्रमण हुआ और दोनों के दोनों महाराजा सूरजमल के अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन अब्दाली के आक्रमण से
ये नहीं बच पाए और दोनों के दोनों किसके अधिकार क्षेत्र में चले गए, दोनों के दोनों अब्दाली के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो लिखो बल्लभगढ़ व मथुरा पर, बल्लभगढ़ व मथुरा पर अब्दाली का अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है। ठीक है, किसका अधिकार हो जाता है, अब्दाली का अधिकार हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब्दाली का अधिकार किस पर हो गया, अब्दाली का अधिकार बल्लभगढ़ और मथुरा पर हो गया। दोनों के दोनों पूर्व में महाराजा सूरजमल के अधीन थे, लेकिन अब ये जा चुके थे। अब अब्दाली ने अपनी गंदी मानसिकता दिखाई और गंदी मानसिकता दिखाने के बाद हिंदू तीर्थकरों, हिंदुओं को निशाना बनाया और बहुत ज़्यादा मारकाट की, बहुत लोगों को मारा। बताते हैं मथुरा के अंदर इतने लोगों को मारा कि लाश जो होती है ना, लाशें होती हैं, उन लाशों को आम रूप से देखा जा सकता था सड़कों के किनारे, गाँव के अंदर, शहरों में, खेतों में, और इनसे काफ़ी मात्रा में बदबू उत्पन्न हो गई, लाशें सड़ने लग जाती हैं। अब्दाली ने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। ठीक है, हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, लूटमार की गई, लूटमार की गई, नारियों यानी कि स्त्रियों, महिलाओं के साथ लूट मार, रेप, आभूषण छीने गए। ठीक है, तो जो महिलाएं थीं उनके साथ लूटमार की घटनाएं हुई, उनके रेप किए गए, उनके साथ बलात्कार किया गया। यहाँ तक कि हिंदू महिलाएं तो शामिल थीं, मुस्लिम जो महिलाएं थीं, हिंदू महिलाओं को तो रेप के बाद अब्दाली की सेना ने मार दिया, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं थीं, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी रेप किए गए। मथुरा के अंदर जो उस समय मुसलमान रह रहे थे, उनको भी अब्दाली की सेना ने नहीं छेड़ा, लेकिन उनको एक कृपा बना के रखी, उनको मारा नहीं। उनके साथ रेप भी किए लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन हिंदुओं को नहीं छोड़ा, हिंदुओं को मार दिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बल्लभगढ़ और मथुरा, यहाँ बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है और उसके बाद आगरा के क्षेत्रों पर अब्दाली का अधिकार हो जाता है। और तुम्हें पता है अब्दाली क्यों गया था इन क्षेत्रों को छोड़कर? अब्दाली इन क्षेत्रों को छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा के इन क्षेत्रों में इतने लोग मारे गए थे कि इनकी लाशों से बदबू आने लग गई थी। अब्दाली की सेना के अंदर बीमारी फैलने लग गई थी, पूरे शहर में बुकंद ही बुकंद, पूरे शहर में लाश ही लाश। और उसके बताते हैं कि घोड़े जो हैं वो बीमार होने लग गए थे, सेना ने विद्रोह कर दिया, हैजा फैल गया, लोग मरने लग गए थे। इस कारण अब्दाली जो है वो भारत छोड़ के चला जाता है। आप लोग सोचो, कोई शासक इसलिए छोड़ के जाता है क्योंकि यहाँ लाश जो है उनसे बदबू आने लग गई थी, उनके अंतिम संस्कार जो है वो महीनों महीनों ना हुए, लाशें सड़ने लग गई थी, तब जाके अब्दाली भारत छोड़ता है। सोचो, पूरे भारत के शासक ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई आगे ना आया। लाशों से बदबू, सड़न उत्पन्न हो गई। इस कारण हैजा जैसी बीमारी फैलती हैं। बदबू फैलेगी तो हैजा होगा और बीमारी होंगी, फैलती हैं। अब्दाली ने भारत छोड़ दिया। ठीक है, अब्दाली ने क्या किया? भारत छोड़ दिया।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही अब्दाली जो है अब्दाली के जाते ही सूरजमल के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। उन्हें क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। इसके अलावा इमादुल मुल्क को वजीर बनाया गया। अच्छा, वजीर किसके सहयोग से बनाया जाता है? मराठों के सहयोग से। मराठों के सहयोग से, ठीक है। तो जब अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान वापस लौट गया, तो अफगानिस्तान जाते ही महाराजा सूरजमल के द्वारा उन क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार में ले लिया जाता है जो पहले उनके थे। इसलिए जैसे ही वो गए तो एक और बदलाव हुआ कि नजीब-उद-दौला जो होता है, जिसको कि अब्दाली के शासन क्षेत्र में वजीर बनाया गया था, उसको मराठों के सहयोग से हटा दिया और किसको बनाया जाता है? इमादुल मुल्क को वजीर बनाया गया। ठीक है, कोष्टक में लिख देना भले ही। नजीब-उद-दौला को हटाया। अब देखिए, जैसे ही ये महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है, मराठे जो हैं वो बड़ी मात्रा में मराठा क्षेत्रों में वापस लौट जाते हैं और दिल्ली में दोबारा से जैसे ही शांति स्थापित होती है, जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, तो दोबारा एक निमंत्रण भेजा जाता है, दोबारा एक आमंत्रण भेजा जाता है। और ये आमंत्रण भेजने वाला कौन था? दिल्ली का शासक आलमगीर सेकंड जो है ने अब्दाली को पत्र लिखा। आलमगीर सेकंड ने अब्दाली को क्या लिखा? पत्र लिखा। और पत्र में इस बात की जानकारी दी कि मराठों के सहयोग से इमादुल मुल्क को वजीर बनाया गया और नजीब-उद-दौला को हटा दिया गया। अब्दाली को पत्र लिखा, वह पुनः भारत आगमन का निवेदन किया जाता है। अब ये बात तो गलत थी। अब्दाली अभी तो भारत छोड़ के गया था और इतना नरसंहार किया था, और जैसे ही वो गया तो पुणे दिल्ली के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव के लोगों ने अपने अपने अधिकार जमा लिए। लेकिन आलमगीर सेकंड जो है वो अब्दाली को पत्र लिखता है, आ जाओ, तुम्हारी स्थिति को चुनौती दी गई है, तुम्हारी व्यवस्था को बदला गया है, इसलिए तुम्हें भारत वापस आ जाना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबक सिखाना चाहिए। अब देखो, जैसे ही ये बात इमादुल मुल्क को पता चलती है, वजीर को पता चलती है, इसने आलमगीर सेकंड को निपटा दिया। कहा तू बड़ा पत्र लिखता है। इमाद ने आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी।
अब हत्या तो कर दी, कोई बात नहीं, हत्या तो कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन भैया एप्लीकेशन तो जा चुका था, पत्र तो जा चुका था, संदेशा तो जा चुका था। आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज डाल दो कि भैया आ जाओ, है ना, भले ही उसके बाद कोई तुम्हारा फ़ोन तोड़ दे, लेकिन संदेश पहुंच गया। ऐसे ही संदेश पहुंच जाता है। लेकिन इमाद जो है वो आलमगीर सेकंड की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और जैसे ही हत्या करता है तो इस बात से अब्दाली तो खुश नहीं होगा। अब्दाली इस बात से काफ़ी नाराज होता है। अच्छा, नाराज किससे होगा? इमादुल मुल्क से नाराज होगा, नाराज होता है इमाद से। ठीक है, इमादुल मुल्क, इमाद एक ही है, बार बार इतना क्या लिखना। इमादुल मुल्क से काफ़ी जो है वो नाराज होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही इसकी हत्या की गई थी, तो नया शासक कौन बना था? शाहजहां सेकंड। इधर मराठों की स्थिति भी कमजोर हुई। मराठों के नेतृत्व में संघर्ष चल रहा था रोहिलों के विरुद्ध, और जब रोहिलों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था तो उसमें दत्ताजी जो हैं वो युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो कि इमादुल मुल्क के सपोर्टर थे। और जैसे ही पता चला कि मराठों के मुख्य आदमी जो हैं दत्ताजी, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इमादुल मुल्क टेंशन में आ जाता है कि अब मुझे कौन बचाएगा। इमाद के सहयोगी दत्ताजी रोहिलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, इमाद के सहयोगी दत्ताड़ी जो हैं ये रोहिलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। किसके विरुद्ध? रोहिलों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए। इसके बाद इमाद के सामने दिक्कत आ गई कि अब क्या किया जाए भैया, अब क्या किया जाए। तो इमाद जो है वो शरण मांगता है। किससे शरण मांगता है? अंत में भैया महाराजा सूरजमल के पास ही आएगा। कहाँ पे आएगा? महाराजा सूरजमल के पास। इमाद भागकर सूरजमल के पास आते हैं। आफत आ गई। यहाँ सूरजमल के पास आए, लेकिन महाराजा सूरजमल ने शरण दे दी। और शरण दी, कौन नाराज होगा? अब्दाली नाराज होगा। क्या जरूरत थी, हैं? इमाद भागकर किसके पास आया? सूरजमल के पास आया। आप कहोगे साहब नहीं साहब, शरण में वो आए हुए आदमी को शरण देनी चाहिए। हम्बीरदेव चौहान ने शरण दी थी। इन लोगों को शरण देने का फायदा जब आगे काम आए, काम ही नहीं आते थे। जैसे ही विपत्ति टलती थी दोबारा यही लोग लग जाते गलत कामों में। सूरजमल के पास आते हैं। अब्दाली नाराज हुआ, बिल्कुल होगा। अब्दाली नाराज होता है, स्वाभाविक है। अब्दाली नाराज होता है और सूरजमल को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। और पत्र में ये लिखा कि सूरजमल के अलावा राजपूत राजाओं को भी पत्र लिखे गए कि मुझे टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। आप मुग़ल साम्राज्य के चित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पैसा चाहिए मेरे को, क्योंकि अब मैं हूँ शासक, मेरे हिसाब से व्यवस्थाएं चलेंगी। सूरजमल को पत्र, खिराज की मांग की गई, की मांग की जाती है। अब देखो भैया, यहाँ सूरजमल जो हैं वो दिमाग लगाते हैं। सीधा तो कह नहीं सकते कि भाई नहीं दे रहा, जा तेरे को जो करना है कर ले, क्योंकि वो हमने बल्लभगढ़ और मथुरा में देखा क्या कर सकता था।
तो महाराजा सूरजमल यहाँ पर एक ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, गोलमोल जवाब जिसको बोलते हैं। ये भी युद्ध की रणनीति है। ये कहते हैं कि पहले तुम साबित करो कि तुम दिल्ली के शासक हो। यहाँ दिल्ली और दिल्ली के आसपास मराठों की बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या जो है वो बसी पड़ी है, पहले आप इनसे विजय प्राप्त करो, हमें भरोसा दिलाओ कि दिल्ली तुम्हारी है, तुम दिल्ली के राजा हो, तब हम तुमको टैक्स देंगे, है ना। इधर मराठे टैक्स मांगते हैं, इधर तुम टैक्स मांगते हो, भैया किसको दें, कौन है असली। अब्दाली को यह पत्र भेजा जाता है। सूरजमल ने पत्र का जवाब दिया, रिप्लाई, ओहो, जवाब दिया। अच्छा, जवाब में क्या दिया? कहा कि आप पहले, ठीक है, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, असल में ब्रज भाषा लिखी जाती थी। कहा कि आप पहले खुद को, नहीं मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग। कहा कि आप पहले, हाँ, कहा कि आप पहले हमें ये भरोसा दिलाएं, कि आप ही आप ही असली बादशाह हैं। कहाँ के? दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। आप पहले ये भरोसा दिलाएं कि आप ही असली बादशाह हैं, या यही ज़मीन तुम्हारे अधीन है, बादशाह हैं। मराठों पर विजय या अधिकार प्राप्त करें, ठीक है। क्योंकि सेकंड नंबर की चुनौती क्या थे? मराठा थे। तो या तो महाराजा सूरजमल कहते हैं कि भाई पहले तुम ये बताओ कौन है असली पावर में, तुम हो कि मराठा हो इंडिया के अंदर, है ना, अधिकार प्राप्त करें। उसके बाद जब तुम जीत जाओगे तो उसके बाद विचार करेंगे, ठीक है, उसके बाद विचार करेंगे। देखो मैंने बिल्कुल ऐसे कहा था, है ना, 99% ऐसे ही कहा था कि भाई तुम पहले मराठों को जो है वो यहाँ से परास्त करो, क्योंकि भारत के अंदर दो पावर नहीं रह सकती, या तो तुम या फिर मराठे। कोई एक पावर है, एक पावर को टैक्स दिया जा सकता है, सबको टैक्स नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहले हमें ये भरोसा दिलाओ कि तुम ही यहाँ के असली मालिक हो, उसके बाद हम विचार करेंगे कि तुम्हें टैक्स देना है या नहीं देना, ठीक है। लेकिन अब्दाली इस रिप्लाई से गुस्से में आया कि भाई डाउट करता है अपन पे, अब उन पे डाउट करता है, शक करता है, तो आक्रमण होगा। और 25 मार्च 1760 को, और 25 मार्च 1760 को जाट क्षेत्रों पर आक्रमण। एक जगह पड़ती है रामगढ़, ठीक है, अलीगढ़ के पास, रामगढ़ पर आक्रमण, ठीक है। और यहाँ के उस समय जिम्मेदारी निभा रहे थे दुर्जन साल, ये जाट थे दुर्जन साल। इन्होंने इतनी बड़ी सेना का काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन ज़्यादा समय 2 दिन तक इन्होंने रोक के रखा, लेकिन बात नहीं बनी। अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी और लोकल सपोर्ट था नहीं इनके पास, इनको मदद पहुंची नहीं, ठीक है। रामगढ़ पर आक्रमण किया दुर्जन साल ने, और क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं। 2 दिन लड़े, अंत में क्या हो जाता है इनका? आत्मसमर्पण हो जाता। तो एक मैसेज था, ये महाराजा सूरजमल को एक मैसेज था कि भैया हमको टैक्स दो, अन्यथा तुम्हारे ये जो रामगढ़ अलीगढ़ का क्षेत्र है ना, इस पर हमने अधिकार कर लिया है, अब आगे और क्षेत्रों
पर जो है वो आक्रमण होगा। इसके बाद सूरजमल नहीं चाहते थे कि 1 to 1 फाइट हो, क्योंकि इस समय युद्ध की स्थिति ना थी, और वो चाहते थे कि मराठा क्षेत्र की सेनाएं उत्तर की ओर आएं। इसलिए महाराजा सूरजमल यहाँ एक कूटनीति खेलते हैं और अपना दूत भेजते हैं अब्दाली के पास। ठीक है, अब्दाली के पास सूरजमल ने दूत भेजा और ठीक है 45 लाख और 45 लाख रुपए खिराज के रूप में, टैक्स खिराज के रूप में देना स्वीकार किया। देना स्वीकार किया, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, देना स्वीकार किया। ये एक कूटनीति की चाल थी ताकि कुछ समय तक दिन कटते रहें, बातें निकलती रहें और ये जो चीज़ें हैं वो तय हो जाती हैं कि भाई हम 45 लाख रुपए जो है वो आपको देंगे, क्योंकि सूरजमल चाहते थे कि मराठे और हम मिलकर इसके विरुद्ध युद्ध लड़ें। ठीक है, क्यों? सूरजमल मराठों के सहयोग से, ठीक है, ये इनकी इच्छा थी, अब्दाली को परास्त करना चाहते थे। इनकी वास्तविक इच्छा थी परास्त करना चाहते थे, क्योंकि मराठों के संपर्क में थे और मराठों ने सूरजमल को इस बात का भरोसा दिया था कि हम दोनों मिलके जो है वो अब्दाली को परास्त करेंगे। इसलिए महाराजा सूरजमल वेट एंड वॉच की स्थिति में यहाँ पे रहते हैं। अब जब मराठे उत्तर की तरफ आए तो अब्दाली को पता चला, तो उन्होंने कहा था कि पैसे वैसे छोड़िए, हम सूरजमल से टॉक कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और सूरजमल को अपने पक्ष में कर लेते हैं, ताकि मराठों के विरुद्ध हमारी पावर जो है वो ज़्यादा हो। इसलिए अब्दाली भी चाहता था कि सूरजमल को युद्ध में हमारा सहयोग मिले, लेकिन वो गलत था। महाराजा सूरजमल क्या सोच रहे थे उसका उसे अंदाज़ा नहीं था। इसलिए अब्दाली ने क्या किया, हाफिज रहमत किसको भेजा, अब्दाली ने हाफिज रहमत को दूत बनाकर सूरजमल के पास भेजा। ओके, अब्दाली ने हाफिज रहमत, अब्दाली का आदमी था ये, इसको किसके पास भेजा, सूरजमल के पास भेजा और दोनों की मीटिंग होती है, 2 नहीं 3, क्योंकि सूरजमल के पास एक आदमी और था, कौन, इमाद उल मुल्क जो भाग के आ गया था। तो तीनों की मीटिंग होती है, कटह होती है भाया, अठह कटह अठह, किधर होती है, तो मथुरा में तीनों की मीटिंग, ठीक है, मुलाकात, एक मुलाकात, ठीक है, मुलाकात होती है। तो तीनों की मुलाकात, 2 लोग कौन थे, तो महाराजा सूरजमल थे भैया, और उनके साथ थे इमाद उल मुल्क जो कि सेनापति थे, वजीर थे मुगल सेना के, लेकिन अभी वो सूरजमल के पास शरण में थे। अब इन दोनों की जब मीटिंग हुई तो तुमको पता है महाराजा सूरजमल जो हैं ये तो पहले से ही थे कि भैया हमको मराठों के साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, लेकिन अब करें क्या, अभी मराठे आए नहीं उत्तर में, तो तब तक टॉकिंग ही चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और ये मथुरा में ही अब्दाली के दूत को रखते हैं। लेकिन जैसे ही इनको सूचना मिलती है कि 8 जून के आसपास मराठों की सेना को लेकर कौन आ रहा है, सदाशिव भाव धौलपुर के आसपास आ रहा है, तो उन्होंने अब्दाली को दूत को कहा, निकल भाई, टाइम से निकल, घर पहुंच अपने, है ना, अपन तेरे साथ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन तुमको एक बात बताता हूं मैं, यहाँ बीच में बताना जरूरी है कि सूरजमल ने इमादुल मुल्क को भरोसा दिया था कि भाई हम मराठों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और तेरे को जो तेरी पोस्ट है ना, वजीर की पोस्ट है,
जिस पर से तुझे हटाया गया है वो तुझे रिटर्न कर दी जाएगी। ये एक जाट की जुबान है, ये मेरी जुबान है कि तुझे तेरी पोस्ट वापस कर दी जाएगी जब हम दिल्ली जीत जाएंगे। महाराजा सूरजमल ने यहाँ मराठों से सहमति नहीं ली, अपनी विश्वास के आधार पर ही भरोसा दे दिया इमादुल मुल्क को। लेकिन बाद में देखते हैं क्या होता है। तो इमादुल मुल्क को रिहा 8 जून को मराठा सेना सदाशिवबाहु, ठीक है, सदाशिवबाहु के नेतृत्व में, सदाशिवबाहु के नेतृत्व में धौलपुर के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। क्या करती है? सदाशिवबाहु के नेतृत्व में धौलपुर के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। धौलपुर के क्षेत्रों में क्या करती है? प्रवेश करती है। सूरजमल अब्दाली के दूत को, अब्दाली का जो दूत आया था, दूत को वापस लौटा देते हैं कि जाओ भैया, लौटा देते हैं। क्या किया? अब्दाली के दूत को वापस लौटा दिया। सदाशिवबाहु के साथ जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, साथ में इमादुल मुल्क भी था। तो ये बात तुमको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखा करो, है ना। ये आदमी तो था ही, क्योंकि इसको प्रॉमिस दे रखा था महाराज सूरजमल ने कि जैसे ही हम दिल्ली जीतेंगे तेरी पोस्ट रिटर्न कर जाएगी, उसके बदले में तू हमें सपोर्ट कर। तो मिल जाते हैं। कितनी सेना के साथ मिले थे? कितनी सेना के साथ मिले थे? 8000 सैनिकों के साथ। 8000 सैनिकों के साथ क्या होता है? इनकी मुलाकात हो जाती है, मराठों के साथ मिल जाते हैं। क्योंकि होलकर और सिंधिया ने महाराजा सूरजमल को सहयोग का भरोसा दिया था। ठीक है, तो ये जो मिलने की घटना है वो कोई 30 जून के आसपास की थी। 30 जून के आसपास जो है इनकी मुलाकात होती है। 30 जून, क्योंकि 7 जून को तो 8 जून को तो आया था। फिर इसके बाद ये वहाँ मथुरा से वहाँ पहुँचे, सेना इकट्ठी की, सेना को लेके गए, मुलाकात हुई, भरोसा दिया था होलकर और सिंधिया ने कि आई विद यू, तुम्हारे साथ में हम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? दिल्ली पे आक्रमण किया। ठीक है, याद रखना 3 पक्ष थे इसमें, दिल्ली पर आक्रमण। और दिल्ली पर आक्रमण में मराठा भी शामिल थे, महाराजा सूरजमल के 8000 सैनिक भी शामिल थे, और इमादुल मुल्क के सपोर्टर भी शामिल थे। याद रखना, दिल्ली के अंदर उसकी लोकल जनता बहुत सपोर्टर थी और दिल्ली के आसपास उसके लोग थे। तो इमादुल मुल्क ने कहा था कि भाई मराठों को सपोर्ट करना है। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण, मैं सीधा लिख देता हूँ, और दिल्ली जीत ली। और दिल्ली फतेह, दिल्ली जीत ली गई। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर दिल्ली को जीत लिया, है ना। कोई बात नहीं, इसमें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो सहयोग था वो इमादुल मुल्क का था। इस आदमी ने बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे ही दिल्ली जीती जाती है तो भैया महाराजा सूरजमल कहते हैं कि हमारा जो आदमी है ना इमादुल मुल्क, इसको वजीर बनाया जाए। सदाशिवबाहु कहता है ऐसा नहीं होगा, हम इसको वजीर नहीं बनाएंगे, हम हमारे किसी आदमी को वजीर बनाएंगे। महाराजा सूरजमल ने कहा मैंने वचन दे रखा है, मैंने वचन दे रखा है कि इमादुल मुल्क जो है वो वजीर बनेगा। मैंने वचन दिया है, जुबान दिया है, इसलिए इसने हमारी मदद की, दिल्ली को जीतने में हमारी मदद की। अगर ये ना होता तो हमें मुश्किल होती। सदाशिवबाहु को युद्धों का ज़्यादा अनुभव नहीं था, उसे नहीं मालूम था कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। वो मराठा क्षेत्र से आया और दिल्ली पहुंच गया। महाराजा सूरजमल से डिबेट करता है, बहस करता है, नहीं हम वजीर नहीं बनाएंगे इमाद को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
जो दिल्ली का दीवान आम है वहाँ चांदी लगी हुई थी काफ़ी मात्रा में सजावट के रूप में। महाराजा सूरजमल ने उसका भी विरोध किया कि इसको नहीं तोड़ना, इसको हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमें युद्ध में दिल्ली और आसपास की लोकल मुस्लिम जनता का सपोर्ट चाहिए। सदाशिव भाऊ कहता है कि हमें कोई केयर नहीं, हम काफ़ी हैं, इनफ हैं अब्दाली से लड़ने के लिए। महाराजा सूरजमल भावनाओं को जानते थे, उन्हें पता था कि हम मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे पक्ष में भी अगर कुछ मुसलमान रहेंगे तो ये मुगल वर्सेस हिंदू युद्ध ना बनेगा। लोकल सपोर्ट इम्पोर्टेंट था, लेकिन सदाशिव भाऊ ने महाराजा सूरजमल की बात नहीं मानी। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो तुम जो ताम झाम युद्ध में लेके घूम रहे हो ना महिलाओं बच्चों को, इनको भरतपुर छोड़ दिया जाए। सदाशिव भाऊ ने ये भी बात नहीं मानी और महाराजा सूरजमल ने कहा था कि इस युद्ध मैदान में मत जाओ सीधे, पहले हम छापामार युद्ध करके अब्दाली की सेना को तितर बितर करते हैं, उसके बाद आक्रमण करेंगे। सदाशिव भाऊ ने ये बात भी नहीं मानी और जब इतनी सारी बातें नहीं मानी गई तो महाराजा सूरजमल कहते हैं लाला तू ऐसा कर, अकेला युद्ध लड़ ले। जब तू हमारी बात नहीं मान रहा, जब तू हमारा मान नहीं रख रहा, जब तू हमारी कोई शर्त नहीं मान रहा, तो फिर तू युद्ध लड़। और उसके बाद वो वापस भरतपुर लौट आते हैं। सोचिए आप लोग, वचन की वैल्यू कितनी होती है। एक मुस्लिम इमाद को वजीर बनाना चाहते थे, मराठे नहीं सहमत हुए, उन्होंने युद्ध मैदान छोड़ दिया। ये होती है बात की वैल्यू। वचन दे दिया था इमाद को कि तेरे को वजीर बनाऊंगा मैं, लेकिन बात नहीं मानी, छोड़ दिया। लड़ो, खुद ही लड़ो भैया, है ना। तो लिखो, हो जीत के बाद मराठों ने इमाद को वजीर नहीं बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। सूरजमल व सदाशिव भाऊ में मतभेद क्या होते हैं? मतभेद होते हैं। कुछ और बातें थी, मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना। महिलाओं व बच्चों को युद्ध से दूर भरतपुर छोड़ा जाए। ठीक है, जो छोटा ने काय लेकर डोल लें तुम, है ना, भरतपुर छोड़ दो। कुमेर की बात की थी ना, कुमेर छोड़ने की बात कही थी। दूसरी, युद्ध मैदान में ना लड़ा जाए, युद्ध मैदान में ना लड़ा जाए। तो भैया कहाँ लड़ा जाएगा? छापामार हो, पहले छापामार युद्ध की कहा। ये सारी बातें महाराजा सूरजमल कह रहे हैं ना। छापामार युद्ध की कहा। इंपॉर्टेंट, दीवान ए आम की, दीवान ए आम की जो चांदी थी वो मराठों ने निकाली। दीवान ए आम की चांदी तोड़ने, निकालने या गलाने, निकालने पर असहमति। ठीक है, ये भी एक विवाद का कारण बना था। मराठों ने क्या किया था? चांदी निकालकर 9 लाख उसको गला दिया था और 9 लाख रुपए के आसपास इससे इन्होंने पैसा कमाया, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ा। मुसलमान जो है वो विरोधी बन गए। किसी की आस्था को मत छेड़ो भाई, असहमति। 9 लाख रुपए गलाकर कमाए। ठीक है, उनको चांदी को तोड़ा, गलाया और चांदी बनाई, उसके सिक्के बना लिए थे उन्होंने, है ना। असहमति हो गई दोनों के बीच में। इतनी सारी बातें महाराजा सूरजमल की सदाशिव भाऊ ने नहीं मारी, हटी था, अदूरदर्शी था। महाराजा सूरजमल ने साथ छोड़ दिया, भैया जा लड़। मन से नहीं, दिल से नहीं, ऊपर के मन से छोड़ा था। तो सूरजमल भरतपुर लौट आए। लेकिन
अभी दिल में मन में था कि यार मराठे अकेले लड़ेंगे, है ना, इसलिए कहते हैं कि गोविंद पंत के हाथों इन्होंने एक बड़ी धनराशि भेजी थी। तो ये सब कुछ लिखो। चलिए, लेकिन ये सब कुछ हो गया तो इन्होंने लिख लो, गोविंद पंत को बड़ी धनराशि दी कि भैया हम तो नहीं जा रहे, लेकिन पैसा ले जा, तुम्हारे काम आएगा, है ना, युद्ध में मदद करेगा। तो सदा से बाहू की हड्डी के कारण ये युद्ध से अलग हो गए और गोविंद पंत को। लेकिन जब मराठे युद्ध हार गए, क्योंकि वो हमको अभी पढ़ना नहीं है, हम अभी केवल भरतपुर कवर कर रहे हैं, तो जब मराठे बैटल हार गए, पानीपत हार गए, तो भाई सेना वापस लौट के आई, बहुत बुरी हालत में थी, बहुत सारे सैनिक योद्धा मारे गए। और मराठों ने उत्तर भारत के अंदर पहले काफ़ी उद्यम किए थे। तो जब वो पानीपत से लौट के आ रहे थे तो बीच में किसान थे, बीच में बहुत सारे गांव थे, उन्हें अपने पुराने दुख दर्द याद थे कि मराठों ने हमको लूटा है। उन्होंने भी फिर लौटती हुई सेना पर काफ़ी अत्याचार किए। तब रानी किशोरी आह्वान करती हैं कि इन मराठों को मत लूटो, मत मारो, ये मेरे बच्चों के समान हैं, इनकी मदद करो। तब जाके जनता ने उनके प्रति आत्मसम्मान दिखाया, दया दिखाई और उन्हें सहयोग प्रदान किया। गोविंद पंत को बड़ी धनराशि दी, ठीक है। हार के बाद पानीपत, ठीक है, पानीपत का तीसरा था। तो ये जब ये हार गए थे तो हार के बाद सूरजमल ने सहयोग दिया, मदद की, रोटी दी, पानी दी, रहना दिया, चिकित्सा दी, उपचार दिया। बहुत सारी बातें लिख सकते हो आप कोष्टक में। उपचार, चिकित्सा, खाना पीना, कैंप लगाए थे, यहाँ कुमेर में कैंप लगे थे। और सदाशिव भाव की पत्नी जो है वो भी भागकर जब भरतपुर आई थी तो रानी किशोरी ने उसकी बहुत मदद की थी और सुरक्षा चक्र में उनको ग्वालियर पहुंचाया था। सदाशिव भाव ये मान जाता तो युद्ध की हालत और होती। सदाशिव भाव की वाइफ, पत्नी को सहायता, ठीक है, किसने दी थी? रानी किशोरी। रानी किशोरी जो हैं ये मदद करती हैं, कपड़े जो भी चीज़ें चाहिए थी, और इनको ग्वालियर क्षेत्र तक छुड़वाया था अपनी सेना भेजकर। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, मराठा जो है वो युद्ध हार चुके थे। तो बाजीराव के भाई थे शमशेर बहादुर, ठीक है, ये काफ़ी घायल अवस्था में लाए गए थे, शमशेर बहादुर। और ये काफ़ी घायल अवस्था में कहाँ पहुँचे? डीग पहुँचे। इनको काफ़ी उपचार दिया गया था लेकिन ये बच नहीं पाए, तो इनकी डीग में छतरी बनवाई मारा सूरजमल ने, ठीक है, डीग में छतरी। तो शमशेर बहादुर की डीग में छतरी बनाई गई। ये मर गए थे, मृत्यु के बाद इनको सम्मान छतरी इनकी बनवाई गई थी, ठीक है। बहुत कुछ किया था मराठों के लिए। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं, इनके घटित हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं भरतपुर के हित की। और भरतपुर के हित की बात ये होती है कि अब मराठा और अफगान दोनों कमज़ोर हुए, ठीक है। युद्ध में दोनों का नुकसान बहुत भयंकर हुआ, दोनों कमज़ोर हो गए और जाट शक्ति बची रही। जाट शक्ति जो है वो बची रहती है। पुणे अपने क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है। युद्ध के बाद अब्दाली जब लौट जाता है तो पुणे अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। फटाक से उतारो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हटाते हैं।
अब देखो ये सारी चीजें जब हो गई तो फिर इंपॉर्टेंट जगह बसती है आगरा। आगरा पर अधिकार 12 जून 1761 को। देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी ये थी कि अब्दाली लौट चुका था, मराठे बुरी तरह हार चुके थे, अब आगरा पर अधिकार करने का सबसे अच्छा समय था और इस समय आक्रमण किया जाता है। और आक्रमण करने के बाद आगरे को घेर लिया गया था, आगरे के किले को घेर लिया गया था, लेकिन आगरे के किले को अंदर से बंद कर लिया गया। तो महाराजा सूरजमल जो हैं, किलेदार जो होता है उसके अंदर जो किलेदार था, इसकी फैमिली को आगरा से उठा लेते हैं। आगरा से जब इसकी फैमिली को उठा लिया गया था और जो इंपॉर्टेंट अधिकारी थे उनकी फैमिली को उठा लिया गया, तो किलेदार से कहा गया था कि या तो ये गेट खोल दे, अन्यथा बहुत कुछ किया जाएगा। किलेदार को ये भी भरोसा दिलाया गया था कि हम तुम्हें अपने साम्राज्य क्षेत्र में 5 गांव जो हैं वो देंगे ताकि तुम अपने फैमिली के साथ अपना जीवन यापन कर सको। तुम्हें दुर्ग खोलने के अपराध में ना कोई मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली को सेफ छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसमें 5 गांव दान में दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस किया गया। तो यहाँ का जो किलेदार होता है, किलेदार को 1 लाख रुपए प्लस 5 गांव, 5 गांव देने का वादा। ठीक है, क्या करता बेचारा, सहमति बनी, आगरा पर अधिकार। ठीक है, आगरा पर क्या हो जाता है, आगरा पर अधिकार हो जाता है, आगरा पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, आगरा पर जो अधिकार है वो कब किया जाता है, आगरा पर अधिकार जो है वो 12 जून 1761 को किया गया। फिर जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया तो फिर धीरे धीरे करके और क्षेत्रों पर भी अधिकार किया जाता है, जिसमें अलीगढ़, जालंधर, बुलंदशहर, मेवात, रेवाड़ी, झज्जर आदि जो क्षेत्र हैं इन पर भी आक्रमण किए गए और इनको भी जीता गया। ठीक है, अलीगढ़ तक तो पहले भी सीमाएं थी। ठीक है, मेवात क्षेत्र बिल्कुल पास पड़ता था, इस पर हमले किए गए। झज्जर हरियाणा तक हमले जो हैं ये भी किए जाते हैं, अलीगढ़, मेवात। ठीक है, झज्जर तो एक जिला था लेकिन हरियाणा के क्षेत्रों पर अधिकार, कई क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, हरियाणा के क्षेत्रों पर अधिकार। इसके बाद महाराजा सूरजमल के जो बेटे होते हैं जवाहर सिंह, इन्होंने एक आक्रमण किया था दिसंबर के अंदर और फर्रुखाबाद को विजय प्राप्त की थी। ठीक है, फर्रुखाबाद पर विजय। ठीक है, दिसंबर के महीने की बात थी, सर्दियों की। तो फर्रुखाबाद को भी जाट साम्राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो अलीगढ़, मेवात, हरियाणा का जो झज्जर क्षेत्र है इनको, इसके बाद फर्रुखाबाद क्षेत्र है, इनको महाराजा सूरजमल जो है वो आगरा के बाद विजित करते तो एक बड़े साम्राज्य में इनका विस्तार हो जाता है। लेकिन इस फर्रुखाबाद की विजय से एक जो आदमी सबसे ज़्यादा परेशान था, उस आदमी का नाम क्या होता है, उस आदमी का नाम होता है नजीब। ठीक है, तो जब महाराजा सूरजमल जो हैं वो हिंडन नदी के किनारे इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए कैंप लगाया हुआ था इन्होंने, तो इन पर हमला किया जाता है। तो नजीब के नेतृत्व में सेना भेजी गई। ठीक है, इनके साथ में रोहिल, बलूच, अफगानी, ये सब नजीब के साथ थे। हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे रोहिल सैनिक छिपकर बैठे थे, क्योंकि इनको रास्ता पता था कि शाम को किस
स्थान से लौट के आते हैं, क्योंकि शाम के टाइम तो युद्ध तो बंद हो जाता, तो इन्होंने रास्ता देख रखा था ये किस रास्ते से वापस लौटते हैं। तो सैनिक छिपकर बैठे थे, सैनिक छिपकर बैठे थे। अचानक आक्रमण होता है, अचानक आक्रमण होता है, गोलीबारी हुई, गोलीबारी हुई। तो जो महाराजा सूरजमल के साथ उस समय कुछ सैनिक थे, क्योंकि शाम के टाइम पर कौन भरोसा होता है, ठीक है, तो कुछ ही सैनिक इनके साथ लौट रहे थे उस टुकड़ी में। तो इन पर क्या की जाती है, गोलीबारी की जाती है, और गोलीबारी में इनके जो सहयोगी सैनिक होते हैं, वो सहयोगी सैनिक जो हैं वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मारे जाते हैं। और इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल जो हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो 25 दिसंबर की ये बात होती है, 25 दिसंबर की ये बात होती है। पच्चीस दिसंबर को महाराजा सूरजमल की मृत्यु होती है। ये जो बलिदान दिवस मनाते हैं ना, तो बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। बलिदान दिवस के रूप में इनकी जो मृत्यु है 25 दिसंबर 1763, हर साल 25 दिसंबर को बलिदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बलिदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। एक जो नाम है सैयद मोहम्मद खां बलूच, सैयद मोहम्मद खां बलूच वो आदमी था, सैयद मोहम्मद खां बलूच वो आदमी था जिसने महाराजा सूरजमल पर पहला हमला किया था और इनको आकर तलवार मारी थी। इनकी तलवार जो है वो मारी, वो आदमी कौन था, सैयद मोहम्मद खां बलूच था। इस आदमी ने आके महाराजा सूरजमल को तलवार मारी, और जब तलवार मारते हैं तो ये जब ज़मीन पे गिर जाते हैं तो इनका एक सहयोगी सैनिक होता है, वो सैनिक महाराजा सूरजमल की भुजा जो होता है वो भुजा अपनी तलवार से काट देता है, और उस तलवार से काटने के बाद उस भुजा को जो भाला होता है उस भाला में इस प्रकार से डाला, और फिर जो छुपे हुए सैनिक थे वो अचानक तेज़ी से निकल के आए और उन्होंने आके महाराजा सूरजमल पर बहुत सारे वार किए और महाराजा सूरजमल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब जो है उसको छिद्रित कर दिया। वो जो सैनिक था वो महाराजा सूरजमल की भुजा को लेकर नजीब के पास पहुंचा और नजीब से जाकर कहा कि देखो हमने महाराजा सूरजमल की हत्या कर दी, हमने महाराजा सूरजमल को मार दिया। तो नजीब कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो आदमी तुमसे नहीं मर सकता। तो उन्होंने बताया कि हमने छुपकर हमला किया था, वो इंडियन नदी क्रॉस कर रहा था, हम वहाँ बगल के किनारे जो घास फूस थी, बड़े बड़े झाड़ थे, उनके पीछे बैठे हुए थे, और जैसे ही वो नदी को क्रॉस करके आगे आए और हमने उन पर अन्धाधुंध गोलियां दाग दी और उनके सहयोगी को मारा। उसके बाद महाराजा सूरजमल जो है उन पर हमला किया और उसके बाद उनका सब जो है वो हमने छत विजित कर दिया। तब नजीब कहता है कि मुझे अब भी भरोसा नहीं है, मैं तब मानूंगा जब 13 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, उनका साम्राज्य क्षेत्र के लोग उनकी 13वीं कर देंगे, उनकी फैमिली उनका 13वीं कर देगी। तभी कहा जाता है, नजीब की ये जो बात है इसको कोड करके कहते हैं कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं होए। इस प्रकार महाराजा सूरजमल का निधन हो जाता है 25 दिसंबर को, और हम 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं। ये तो हो गया चैप्टर, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं, जैसे राजकवि ने क्या लिखी है, सुजान चरित्र लिखी है। तो इनकी जो सुजान चरित्र इनके ऊपर लिखी हुई किताब है। क्या लिखी किताब है, सुजान चरित्र जो है इनके ऊपर लिखी हुई किताब है, जिसको कवि सूदन ने लिखा है। ठीक है। इसके अलावा महाराजा सूरजमल को क्या कहा गया, जाटों का प्लेटो कहा गया।
ठीक है, इसी को कहते हैं अफलातून। ठीक है, दोनों नाम सेम है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जाटों का प्लेटो कौन था या जाटों का अफलातून कौन था। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बात बराबर, ठीक है। एक किताब और है सुजान सम्मत विलास, ये मंगल सिंह पुरोहित थे, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, मंगल सिंह पुरोहित। तो आपने महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ा, समझा, हमने काफ़ी डिटेल में इसको लिया है। अमूमन महाराजा सूरजमल को आधे पेज में ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो नई जानने को मिली होंगी, समझने को मिला होगा। कई सारी बातें ऐसी होंगी जो आपने ना सुनी हो पहले, लेकिन ट्रू इज़ ट्रू, सच सच है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये बात कैसी लगी, अपने साथ वाले लोगों के साथ इसको साझा करें जिन्होंने महाराजा सूरजमल को नहीं समझा है, उनकी जर्नी को नहीं समझा है। केवल कुछ कुछ जो बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्हीं को ही सुनाएं, तो उनके संघर्ष को भी साझा करें। ठीक है, धन्यवाद।